हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 500 एक अरिहंत की किताब से हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। यहाँ पे समांतर श्रेणियाँ दिखाया गया है 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात तो जान लेते हैं समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं। देखिए भैया, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 5 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, 14 दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट करके जाएंगे तो इसका समांतर का मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। अब देखिए 5 में 3 जोड़ने पर 8 मिलता है, 8 में 3 जोड़ने पर 11 मिलता है, 11 में 3 जोड़ने पर 14 मिलता है और 14 में 3 जोड़ने पर ही आपको 17 मिल जाएगा। तो अगला पद मिल जा रहा है। तो समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जिसमें सभी पदों का अंतर समान हो। ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाता है समांतर श्रेणी। और जो पहला पद होता है इसको प्रथम पद कहते हैं। सर्वांतर जो ये बार बार अंतर आपको देखने को मिलता है इसी को सर्वांतर कहते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए आपको जो लिखना है और प्रश्न उतार देना है और यहाँ पे बड़े आराम से लिखना है प्रथम पद। और प्रथम पद क्या है, a बराबर कितना है, 5 है। और सर्वांतर जो सर्वांतर है वो d बराबर कितना है, 3 है। हालांकि 3 ऐसे डायरेक्ट ना लेकर के 8 - 5 बराबर 3 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन उत्तर प्राप्त होगा। तो ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं समांतर श्रेणियाँ। यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी क्या दिखाई दे रही है, 3, 2√3 और 3 यहाँ पे √3, 2√3, 3√3 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सर्वांतर जो ज्ञात करने की बात की गई है तो d बराबर अगर आप देखेंगे दूसरा पद 2√3 है, पहला पद √3 है। अगर दूसरे में पहला पद घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। अगर आपको करने के घटाना आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि ये जो अंडर रूट के अंदर वाली गिनतियाँ होती हैं, अगर ये बराबर हो तो x की भांति x y z की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे आप बीजगणित की जोड़ घटाना करते हैं। तो अगर आप कहें, आपको कहा जाए कि 2x में 1x घटाने पर कितना मिलेगा तो आप कहेंगे x। तो वैसे ही 2√3 में 1 अंडर रूट, यहाँ पे ये 1 होता है, 1 अंडर√3 घटाया जाए तो क्या बचेगा, 1 अंडर√3, जो कि आप अंडर√3 कह देंगे। यही आपका सर्वांतर हो गया और बस यही आपका आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा प्रश्न क्या है, जान कीजिए कि अनुक्रम, ये जो लाइन से दिया गया है अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सर्वांतर ये समांतर श्रेणी में है या नहीं ज्ञात करना बहुत आसान सा काम होता है। कैसे, जो भी अनुक्रम है देख लेते हैं, 7, 13, 19 और 25। जो काम आपने पहले प्रश्न के लिए किया था समझने के लिए, वही काम यहाँ पे भी करना है। अगर दूसरे पद में a2 मान, देखिए ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 है। अगर a2 - a1 करते हैं तो 13 माइनस आप 7 करेंगे, 13 में 7 घटाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a3 - a2 करते हैं। ठीक है, तीसरे पद में दूसरा पद घटाते हैं तो 19 में 13 घटाने में क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और ऐसे ही a4 - a3 करते हैं तो अगर 25 में 19 को घटाएंगे तो भी आपको 6 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सभी पदों का अंतर समान है अतः यह समांतर श्रेणी है, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है। और यहाँ पे जो सर्वांतर प्राप्त हो रहा है सभी जगह पे कितना है, 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो ये प्रश्न समाप्त होता है। चौथे प्रश्न पे हम चलते हैं। चौथा प्रश्न को क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित अनुक्रम में से अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तर्क दीजिए। मतलब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ऐसा आपको बताना है, तर्क देना है। तो वही बात है जो आपने तीसरे प्रश्न के लिए किया वही इसके लिए भी करना है। चौथे के पहले की बात करेंगे तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 डॉट 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 करके जा रहा है। अब ये a1 है, ये a2 है, a3, a4, a5, a6 दिखाई दे रहा है। a2 - a1 करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाना भूलिए, 1 - 1 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर 0 है। a3 - a2 करेंगे तो 2 में से 1 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका अंतर बराबर नहीं हो रहा है, d1 ये सर्वांत इसका अंतर और ये d2 आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका अंतर ये बराबर नहीं हो रहा है चूंकि यहाँ पे a2 - a1 डज नॉट इक्वल टू a3 - a2।
इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कह देंगे कि ये इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न आपको क्या दिखाई दे रहा है? समझने वाली बात है कि यहाँ पे दिया गया है √3 और उसके बाद √12 दिया गया है, √27 दिया गया है। ठीक है, फिर √48 दिया गया है, डॉट 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 लगाया गया। √3 तो √3 ही है। √12 क्या होता है? √12 बराबर क्या होता है? देखिए 4×3 12 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 √3 ये बन जाएगा। अगर √27 की बात करेंगे तो ये होता है 9×3 27। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 √3 हो जाएगा। और उसके बाद √48 की बात करेंगे तो क्या होता है? 16×3 48 होता है, तो 16×3 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 √3। तो ये क्या है भैया? पहला √3 है, दूसरा 2 √3, तीसरा 3 √3, चौथा 4 √3। अगर यहाँ पे अब अभी अंतर निकालना बाकी रह गया है। अगर a2 माइनस a1 करते हैं तो 2 √3 में अगर एक √3 घटाएंगे तो आपको √3 प्राप्त होगा। और अगर a3 में घटाएंगे a2 को, यानी 3 √3 में 2 √3 को घटाते हैं तो भी आपको √3 ही प्राप्त होता है। इसमें से इसको घटाने पर, इसमें से इसको घटाने पर हर बार आपको √3 ही प्राप्त हो रहा है। आप कहेंगे चूंकि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए यह अनुक्रम समांतर श्रेणी यानी कि AP है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल, बहुत ही आसान सा चीज़ है। ऐसा ही आप चौथे का तीसरा भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। अब देख रहे हैं 0.3 0.3 से 0.3 मतलब ये है। अगर आप यहाँ पे a2 माइनस a1 करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 0.33 माइनस 0.3, तो आपको मिल जाएगा 0.03 ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप करते हैं a3 माइनस a1 तो a2 सॉरी, तो आप कहेंगे 0.33 माइनस 0.33, इसमें माइनस करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 0.003। अब ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। जब ये बराबर नहीं है तो इससे क्या है? अनुक्रम जो प्राप्त होगा वो भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगले चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा क्या दिखाई दे रहा है? पहले में 4 दिखाई दे रहा है, फिर 4 प्लस √2 दिखाई दे रहा है, फिर 4 प्लस 2√2 दिखाई दे रहा है, फिर 4 प्लस 3√2 दिखाई दे रहा है। अगर आप इन बात को समझे तो इसमें √2 को जोड़ा गया है, फिर √2 को जोड़ा गया है, फिर √2 को जोड़ा गया है। तो बहुत ही आराम से अगर आप a2 माइनस a1 करते हैं तो 4 प्लस √2 में आप माइनस करेंगे 4 को तो ये कट जाएगा, √2 बचेगा। और अगर इसमें से इसको घटाते हैं a3 माइनस a2 करते हैं तो आपको ये मिलेगा 4 प्लस 2√2, उसमें से ये घट रहा है -4 माइनस √2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये वाला तो कट जाएगा, इसमें से ये घट के कितना मिल जाएगा? √2। 2 में से 2 में से एक √2 घटाने पर एक √2 बचेगा। ठीक है, यही काम आगे भी बढ़ेगा और यहाँ पे सर्वांतर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी में है, ऐसा आप कह देंगे। ठीक है, ये बात हुई समाप्त। 5वें प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्या है भैया? कह रहे हैं समांतर श्रेणी 6 12 18 का सर्वांतर और अगले दो पद ज्ञात कीजिए। अब 6 है, 12 है, 18 है, तो आप क्या कहोगे कि a बराबर कितना है? 6 कहोगे, और d बराबर क्या करोगे? 12 माइनस 6 करके कहोगे कितना मिल गया? 6 मिल गया है। अगले दो पद निकालना है तो यहाँ पे कह देंगे 1 2 3, तीसरा पद हो गया। आप यहाँ पे कहोगे चौथा पद। चौथा पद हमको निकालना है। चौथा पद में मतलब क्या होगा? तीसरा पद वही में जोड़ेंगे सर्वांतर। क्या जोड़ेंगे? सर्वांतर। ये तो डिटेल लिख रहे हैं, बाकी तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। 18 प्लस 6 बराबर आप कर देंगे 8 6 14 4 हासिल लगे तो मतलब 1 और ये 24 हो जाएगा। और 5वां पद निकालने की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 24 में फिर से 6 जोड़ दीजिए और क्या मिल जाएगा आपको? 30। आंसर हो गया। प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बस समझने की देर है। ठीक है, तो छठे प्रश्न पे चले। छठा प्रश्न क्या है? एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -2
आपको प्रथम पद -2 दिया गया है, सर्वांतर d बराबर -2 दिया गया है। तो a1 अगर निकालना है तो a1 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा -2 ही। और अगर a2 निकालना है, इसका अगला पद निकालना है तो -2 में जोड़ दीजिए, -2 सर्वांतर को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और अगर a3 निकालना है, अगला पद निकालना है, तो इस पद में जो a2 है उसमें सर्वांतर हमने जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल गया, -4 प्लस -2 जो बन जाएगा कितना, -6। और a4 की बात करें तो a3 में जोड़ देंगे -2 को, जो कि हो जाएगा -6 प्लस -2, ठीक है। और इसको जोड़ने पर ये -8 हो जाएगा। ये हो गया भैया। अगर आप श्रेणी लिखना चाहते हैं तो आप यू को लिख सकते हैं, ठीक है। और ये -8 लिख दिए, डॉट 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 कर दिया, ये आपका समांतर श्रेणी बन चुका है और यही आपका आंसर भी है। ये प्रश्न समाप्त होने के बाद 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वां प्रश्न बहुत ज़्यादा ही आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्या कहा जा रहा है कि निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं की सूची के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे जो ये कहा गया है, डिटेल को समझना थोड़ा सा मुश्किल भले भी हो सकता है, लेकिन है वास्तव में बहुत आसान, ठीक है वास्तव में बहुत आसान। देखते हैं कैसे करना है। देखिए 7वें का पहला दिखाई दे रहा है हमको, an दिखाई दे रहा है, an बराबर -1 की घाते n-1 और गुणते n की घाते 4 हो रहा है। मतलब क्या है, इसको कहा जाता है व्यापक रूप। क्या होता है, व्यापक रूप। व्यापक का मतलब होता है सभी जगह व्याप्त होना, सभी जगह बसना, यानी हर एक मान के लिए ये मान एकदम सटीक सही बैठेगा। तो अगर हम a1 पहला पद निकालना चाहें तो जहाँ n दिखाई दे रहा है वहीं पे 1 रखेंगे, तो ये -1 की घाते 1 - 1 गुणते 1 की घाते 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 की घाते क्या हो जाएगा, 1 में गया 0 गुणते 4 की घाते 1 बराबर 1 हो जाता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 × 1 दिखाई दे रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे पहला पद आपको 1 मिल गया है। a2 की बात कर लेते हैं, -1 की घाते क्या हो जाएगा, 2 - 1 गुणते 1 की घाते, मतलब यहाँ पे तो n रखना था, यहाँ पे 2 की घाते 4 हो जाएगा। सॉरी, वहाँ पे गलती हो गई हमसे। अब -1 की घाते यहाँ पे 2 - 1, 2 में से 1 घटाने में कितना मिलता है, 1 गुणते 2 की घाते 4, 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16, आपको मिल गया 16। -1 की घाते 1 बराबर -1 ही होता है, गुणते 16 करेंगे तो -16 प्राप्त हो जाएगा। a3 की बात कर लेते हैं, -1 की घाते 3 - 1 गुणते 3 की घाते 4। अब यहाँ पे -1 की घाते कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, -1 की घाते 2 हो जाएगा गुणते 3 की 4 बार गुणा करना, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 3 है 81, तो यहाँ पे 81 प्राप्त हो गया। और -1 की घाते 2 बराबर होता है +1, ठीक है। अब +1 में 81 से गुणा करेंगे तो हमको 81 प्लस में प्राप्त हो जाएगा। अब चौथा पद भी हमको निकालना था, तो हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं, -1 की घाते 4 - 1 हो जाएगा गुणते 4 की घाते 4 हो जाएगा। -1 की घाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुणते 4 की घाते 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौके, अरे 16 16 में कितना होता है, 256, तो वो होता है 256। यहाँ पे 256 प्राप्त हो गया। -1 की घाते जब 3 करेंगे, विषम संख्या होती है तो -1 प्राप्त होता है, गुणते 256 हो रहा है, जो कि -256 हमको देगा। तो यहाँ पे 4 पद आपको बड़े आराम से प्राप्त हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरे सवाल उठाते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, आपको भी एकदम आसान नहीं लग रहा होगा। an बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 2n + 3 दिखाई दे रहा है। अगर पहला पद निकालना है तो a1 रखो ना, n की जगह पे 1 रखो, बराबर 2 गुणते n की जगह 1 + 3, 2 × 1 = 2 हो रहा है, +3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5, सिंपल। अच्छा, a2 निकालो, दूसरा पद निकालो, 2 रखो गुणते n की जगह 2 रखो +3, 2 दूनी 4 होता है, 4 + 3 बराबर कितना होता है, 7, सिंपल। अच्छा, a3 निकालते हैं तो 2 गुणते 3, जहाँ पे n है वहीं पे 3 +3, 2 3 कितना होता है, 6 होता है, +3 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9। और a4 अगर निकालना चाहते हैं तो भैया 2 गुणते 4 रखोगे +3 रखोगे, वो तो सिंपल से चल ही रहा है ना, जहाँ पे n वहीं पे 4, तो 4 दूनी 8 +3 बराबर 8 3 11 हो गया आंसर। 4 पद हमको निकालने थे, ठीक है। यहाँ पे प्रथम 4 पद निकालना होता है, वही हम निकाल रहे हैं।
और बहुत आराम से निकलता चला जा रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, और उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं तीसरा जो सवाल है क्या है। तीसरा है ए एन बराबर आपको दिया गया है एन प्लस 1। ठीक, सिंपल है। अब A1 निकालना है तो 1 और यहाँ पे इसमें भी 1 प्लस, सॉरी गलती हो गई, गंदा लिखा गया, लेकिन है वही सिंपल सा 1 और 1 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 हो रहा है, 2 × 2, 2 कम 2। और अब अगर A2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो n की जगह 2 रखो और 2 प्लस 1 करो और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 गुणते 2 1 3, 2 3 6, ये हो गया। A3 निकालना है, निकालो भैया। यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 प्लस 1 करेंगे तो 3 गुणते 4 मिल रहा है, 4 3 12 हो जा रहा है। और A4 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 प्लस 1 यानी कि 4 गुणते 5 हो रहा है, तो 4 5 20, चारों पद निकल गए। बस सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल। चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा देखो यहाँ पे an बराबर दिखाई दे रहा है n² बटे n प्लस 2। क्या दिखाई दे रहा है, an बराबर दिखाई दे रहा है n² बटे n प्लस 2। सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस जाने वाली है, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो a1 निकालना है तो क्या करोगे 1² बटे 1 प्लस 2 करोगे, तो 1² बराबर 1, 1 प्लस 2 बराबर 3। हो गया, सिंपल हो गया, काम खत्म। ये a2 निकालते हैं तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे 2² बटे 2 प्लस 2। अब 2 दूनी ये 4 होता है और यहाँ पे 2 प्लस 2 बराबर 4 बराबर 1 हो जा रहा है कट के, तो ये सिंपल सा बात है ना, उत्कट ही जाएगा। अच्छा, A3 की बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 3² बटे 3 प्लस 2। अब यहाँ पे 3 3 9 होता है, 3 प्लस 2 बराबर 5। अभी कटेगा नहीं, इसको एक से छोड़ दो। A4 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4² बटे 4 प्लस 2, 4 4 16 होता है और यहाँ पे 4 2 6 हो रहा है, कट जा रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 आ जा रहा है, तो 8 बटे 3 आप कह लो, बस है वही सिंपल प्रोसेस। चौथा खत्म हो गया। पांचवा देख लो। पांचवें सवाल में कहा गया है कि an बराबर दिया गया है 2 की पावर n। अब यहाँ पे क्या करोगे a1 निकालोगे, 2 की घात a1 रखोगे, 2 की घात 1 बराबर 2। a2 निकालो, 2 की घात 2 करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। a3 निकालो, 2 की घात 3 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। a4 निकालो, 2 की घात 4 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सिंपल प्रोसेस। ठीक है, सभी पद निकल गए। बहुत ही आसान पूरी प्रश्नावली है। आगे वाले प्रश्न हम देखेंगे, जहाँ पे 8वां प्रश्न को क्या दिखाई दे रहा है, सिद्ध करना है कुछ, वो भी प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए an बराबर 3n² - 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। सिंपल प्रोसेस है। अभी हमने जितने भी अनुक्रम निकाले इसमें 7वें में, सभी समांतर श्रेणी में नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं थे। अब यहाँ पे हमको इसको प्रूव करना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल प्रोसेस है। 8वां प्रश्न है, आपको an बराबर दे रखा है 3n² - 5। अब समांतर श्रेणी है या नहीं, ये सिद्ध करने के लिए आपको पद तो पता होने चाहिए, और पद कैसे पता होंगे, a1 से पता होंगे। यहाँ पे 3 गुणते 1 की पावर तो -5 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 1 की घात 2 बराबर 1 ही होता है, -5, और यहाँ पे 3 -5 हो रहा है, तो 3 में से 5 गया तो -2 मिल गया। सिंपल। a2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 गुणते 2 की घात 2 -5 हो रहा है, बराबर 3 गुणते 2 की घात 2 बराबर 4 होता है, -5 हो रहा है। 4 3 कितना हो रहा है 12 - 5, 12 में से 5 गया कितना होता है 7 मिल जाता है। अच्छा, a3 निकाल लेते हैं, तो 3 गुणते 3 की घात 2 -5 हो रहा है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 गुणते 9 -5 होगा, 9 3 27 -5 होगा, और 27 में 5 घटाने पर कितना मिलता है 22 मिल जाता है। अच्छा, a4 भी निकाल लो ना, ठीक है, तो 3 गुणते 4 की घात 2 -5 हो रहा है। अब 3 यहाँ पे 4 की घात 2 बराबर 4 चौके 16, तो 3 गुणते 16 होता है -5, 16 32 16 3 48 होता है, उसमें से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हो कि जो हमारा अनुक्रम बना है, क्या बना है, अनुक्रम बना है वो -2 7 22 और 43 है। अब अगर a2 - a1 करते हो, ठीक है, a1 करते तो 7 में से 2 घटाओगे,
-2 को घटाओगे तो 7 + 2 हो जाएगा, जो कि मिल जाएगा 9। ठीक। और अगर A3 में A2 को माइनस करोगे यानी 22 में घटाओगे 7 को तो आपको कितना मिलेगा? 12 में से 7 गया 5। ठीक है, 5 और ये 15। अब यहाँ पे 9 मिल रहा है, यहाँ पे 15 मिल रहा है। अब ये तो बराबर है नहीं। A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2। सो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसे हिंदी में आपको लिख देना है। ठीक है, अब नवा प्रश्न देख लो। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि यह द्वारा परिभाषित अनुकूल समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक वही काम है। an बराबर आपको क्या दिया है? 2n² + 1 दिया गया। ठीक वैसा दिया गया है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहला वाला पद। तो 2 गुणते 1 की घाते 2 + 1, 1 का नाम 1। अब देखो 2 गुणते 1 की घाते 2 बराबर 1 + 1, 2 का नाम 2 + 1 बराबर हमको 3 मिल रहा है। A2 निकालो तो यहाँ पे 2 गुणते 2 की घाते 2 और +2 हो रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणते 4 + 1 हो रहा है, तो 4 दूनी 8, 8 1 9 हो रहा है। अच्छा A3 निकाल लो तो 2 गुणते 3 की घाते 2 + 2 हो जाएगा, और 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 20 हो जा रहा है। अब 9 में से 3 घटाने पे हमको 6 मिलेगा, और इसमें से 9 घटाने पे आपको 11 मिलेगा, जो कि बराबर नहीं है। तो वही बात होगी ना, ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब 10वें सवाल की बारी। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि n वें पद यानी कि an, ये an का ही मतलब है 3 + n/4 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी में है, सर्वांतर भी ज्ञात करना है। अच्छा ये समांतर श्रेणी में देखिए घात 2 वाले समांतर, देखिए घात 1 वाला समांतर श्रेणी में होगा। जैसे यानी कि घात कुछ नहीं है, 1 है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे घात 2 थी, यहाँ पे भी घात 2 थी, ये समांतर श्रेणी में बिल्कुल नहीं हो सकते। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं A1 बराबर आप क्या करोगे? 3 + 1/4 करोगे, 3 1 4 हो गया, 4/4 बराबर आपके 1 कह सकते हो। A2 निकालो, 3 + 2/4 करोगे, 3 2 5/4 हो जाएगा। अच्छा 1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। A3 की बात कर लो तो 3 + 3/4 बराबर 6/4 हो जाएगा, और A4 की भी बात अगर करना चाहो तो 3 + 4/4 हो जाएगा, और ये 4 3 7/4 हो जाएगा। सिंपल बात है ना, प्रोसेस सही है। अब यहाँ पे करोगे कि अगर A2 - A1 करते हो, ठीक है, तो 5/4 - 4/4 बराबर आपको क्या मिलेगा? 1/4। ठीक है, और अगर A3 - A2 करते हो तो 6/4 - 5/4 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 1/4 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे भी बढ़ता जाएगा। तो हर स्थिति में आप देख रहे हो कि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के। ठीक है, A2 के। ऐसी स्थिति बताती है कि समांतर श्रेणी में है, और जब समांतर श्रेणी में है तो है। सर्वांतर की बात कर रहे थे, जो कि 1/4 ये बार बार जो मिल रहा है ये आ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है इस प्रश्न में। कहा जा रहा है समांतर श्रेणी क्या है भैया? 11 नंबर प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चे इसको लेकर के इतने कंफ्यूज रहते हैं, इतने खिसियाए रहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हो ही नहीं पाएगा। परंतु ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है पहला पद a + b दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा पद क्या दिखाई दे रहा है? a + 1 + b दिखाई दे रहा है, हालांकि इसमें ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, आगे वाला जो पद है उसमें a + 1 और b + 1 कर दिया है। ठीक है, यानी कि एक ही जोड़ रहे हैं, पहले a में जोड़ के लिख दिया, फिर b में जोड़ के लिख दिया, फिर कह रहे हैं कि अगले 3 पद ज्ञात करो। अब अगला 3 पद जो ज्ञात करना है उसमें एक जोड़ना है। देखिए सब में अभी एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा है, फिर एक जोड़ना है, लेकिन उस एक को जोड़ करके इस a के साथ लिखना है, यानी कि a + 2 हो जाएगा और +b + 1 रहेगा, और इसके बाद अगला पद a + 2 ही रहेगा। ठीक है, और +b + 2 हो जाएगा, और उसके बाद अगला पद a + 3 हो जाएगा और +b + 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 2 में जोड़ दोगे एक 3, यानी कि अगला पद अगर लिखना चाहो तो a + 3 कह सकते हो, +b + 3 कह सकते हो। फिर अगला पद क्या करोगे? a + 4 कह सकते हो और +b + 3 कहोगे। ठीक है,
और अगला पद निकालना चाहो तो a प्लस 4 कह दो b प्लस 4 हो गया भाई, ये हो गया। सिंपल से प्रोसेस है भाई, बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन इसको परेशान कर दिए हैं बच्चे, कहते हैं इस तरह समझ में नहीं आ रहा है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी अनुक्रम के संख्याओं की सूची निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित है, जांच कीजिए कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, तर्क दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पूरा और इसी का निकालना है। तो चलो देखो, बहुत आसान है। पहला वाला पकड़ते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, Tn बराबर दिखाई दे रहा है 5 प्लस 6n। क्या करोगे, T1 निकालोगे, 5 प्लस 6 इंटू 1 करोगे तो 5 प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 11 हो जाएगा। T2 निकालो भैया, 5 प्लस 6 गुणते 2 करोगे, 6 दुनिया 12 प्लस 5 करोगे, 5 प्लस 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा 17। T3 करोगे तो यहाँ पे 5 प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 प्लस 6 का 18 हो रहा है। 18 5 कितना होता है, पता नहीं यार कितना होता है, 8 5 13 3 23 होता है। ठीक है, बेहतर है। अब ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप T2 माइनस T1 कर दो, 17 में 11 घटा दो, कितना मिल रहा है 6। फिर T3 माइनस T2 कर दो, 23 में 17 घटा दो, कितना मिल रहा है 6। 6 मिल रहा है ना दोनों तरफ, तो कह दो भाई ये समांतर श्रेणी में है, बस हो गया। सिंपल से प्रोसेस है। और उसमें क्या करोगे भाई बच्चे की जान लोगे क्या, कुछ नहीं करना भाई, हो गया। 12वें का जो दूसरा है उस पर चलते हैं। क्या लिखा है, Tn बराबर 3n माइनस 2 लिखा है। T1 निकालोगे तो क्या करोगे भैया, 3 गुणते 1 माइनस 2 करोगे, 3 का 3 माइनस 2 बराबर 1 करोगे। और T2 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणते 2 माइनस 2, 3 दुनिया 6 माइनस 2 बराबर आप 4 कर लोगे। T3 बराबर क्या करोगे, 3 गुणते 3 माइनस 2 बराबर 3 3 का 9 माइनस 2 बराबर 7 कर लोगे भैया। और यहाँ पे अगर 4 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा 3, और 7 में से 4 घटाओगे क्या मिलेगा 3, 3 3 बराबर हो रहा है ना, तो ये समांतर श्रेणी में है, बस हो गया। तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल क्या है, Tn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो Tn बराबर दिया है 2n स्क्वायर प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि घाते तो जब भी दिखाई दे जाए तो समांतर श्रेणी में होने वाला तो मुश्किल ही है, हो भी सकता है लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है, और आगे वाले जितने भी समांतर श्रेणी में नहीं होने वाले हैं। चलो देखो, T1 बराबर क्या करोगे, 2 गुणते 1 की घाते 2 प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणते 1 मिल जाएगा प्लस 1 मिलेगा, 2 का नाम 2 प्लस 1 बराबर 3 हो रहा है टोटल। निकालो दूसरा पद, 2 गुणते 2 की घाते 2 प्लस 1 करोगे, 2 दुनिया 4 दुनिया 8, 8 1 9 हो रहा है दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालो, 2 गुणते 3 की घाते 2 प्लस 1 करोगे, 3 त्रिका 9, 3 की घाते 2 बराबर 3 त्रिका 9, 9 दुनिया 18 1 19 हो रहा है। इसमें से घटाओगे 6 मिलेगा, इसमें से घटाओगे 10 मिलेगा। अब ये बराबर नहीं हो रहा है, किसी भी कीमत पे बराबर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आपको क्या लिखना है, A2 माइनस या फिर T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। सो इसलिए क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, चौथा प्रश्न देखो भैया, क्या दिया है, Tn बराबर दिया गया है 4n क्यूब प्लस 3। घाते 3 भी हो जाए तब पर भी नहीं होने वाला है, घाते 1 ही समांतर श्रेणी ले जाएगा। T1 बराबर निकालोगे 4 इंटू 1 पावर 3 प्लस 3, 1 की घाते 3 बराबर 1, 1 चौके 4, 4 में से 3 जोड़ देंगे, 4 3 7। अच्छा 2 निकालो, 4 गुणते 2 की घाते 3 और प्लस 3, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 और 8 3 8 चौक 32। देखो भैया 2 की घाते 3, 2 दुनिया 4 दुनिया 8, 8 गुणा 4 में 8 चौक 32, 32 3 35 होता है। ठीक है, ये हो गया। T3 की बात कर लो तो 4 गुणते 3 की घाते 3 प्लस 3 हो रहा है, 3 की घाते 3 बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 चौके, 27 चौके कितना होता है, अभी इतना तो गुणा आ नहीं रहा है तो लिख लेते हैं। ठीक है, 27 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 4 सते 28, 4 दुनिया 8, 8 2 10,
108 प्लस 3 करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसका अंतर और इसका अंतर बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये समांतर श्रेणी में किसी भी कीमत पे नहीं होगा। समझ में आ गई बात? हो गया। अब ये आखिरी प्रश्न जो दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं कितना होगा। तो सिंपल प्रोसेस इसके भी रहने वाली है। पांचवे की अगर बात करें तो हमको Tn दिखाई दे रहा है और हमको दिखाई दे रहा है 9 माइनस 11n स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि समांतर श्रेणी नहीं बनने वाली है। 1 देख लेते हैं, 9 माइनस 11 गुणते 1 की घाते 2। अब 9 माइनस 11 1 की घाते 2 बराबर 1, 11 कम 11 और 9 में से 11 घटाने पर -2। T2 की बात कर लेते हैं तो 9 माइनस 11 गुणते 2 की घाते 2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 2 नहीं है 4, 11 गुणते 4 और 11 चौक 44 हो रहा है। 9 माइनस 44 हो रहा है तो 44 में 9 घटाया जाएगा। ठीक है, और जो भी उत्तर मिलेगा वो माइनस मिलेगा। तो ये हासिल है 14 में से 9 गया 5 और ये 3 35 हो गया। तो अब देख सकते हो कि पहले -2 फिर अचानक से 35 हो गया। अब T3 तो और बवाल करेगा। 9 माइनस 11 गुणते 3 की घाते 2 और 9 माइनस 11 गुणते 3 का 9 और माइनस 9 माइनस 11 99। ठीक है, 99 हो जाएगा। 99 में से 9 घटाएंगे तो -90, मतलब 90 में 99 घटाएंगे तो -90 मिल जाएगा। इनका डिफरेंस बहुत भयंकर है जिसकी वजह से ये समांतर श्रेणी में कभी नहीं हो सकते। ये हो गई बात है। अब अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न। ये भी एक साधारण सा मुश्किल प्रश्न है, साधारण भी है मुश्किल भी है। तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं जांच कीजिए। प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची जब 100 रुपये 4% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाए। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जैसे अभी 100 रुपये जमा कर दिए हम, ठीक है, 1 साल बाद कितना होगा? 1 साल बाद जो होगा वो सीधे सीधे अमाउंट के रूप में जमा होगा। कितना होगा भैया? P देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर क्या होता है, P1 प्लस R/100 पावर n होता है। अब पहले के लिए अगर हम यहाँ पे 100 रखेंगे और 1 प्लस यहाँ पे R यानी कि 4/100 की घाते 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 25, 25 से कम 25 से 26, यानी हमको कह जाएंगे 100 गुणते 26/25 और यहाँ पे घाते 1 हो रही है। ठीक है, और ये पहले 1 साल के बाद है। अगर A2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 गुणते 26/25 की घाते सीधे सीधे 2 हो जाएगी और A3 की बात करेंगे तो 100 गुणते 26/25 की घाते 3 हो जाएगी और ये किसी भी तरीके से समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इनको हल करेंगे, हल करने के बाद क्या मिल जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 से गुणा करेंगे 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगे तो 4 दूनी 8 10, इतना रुपया हो गया 1 साल बाद। अब यहाँ पे इसको काटना भी मुश्किल होता जा रहा है तो इसको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ऐसा लिख देने की ज़रूरत है और कह देने की ज़रूरत है कि ये समांतर श्रेणी में किसी भी सूरत में नहीं है। तो भाई बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।